बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, हमने कल अपनी ड्राफ्टिंग शुरू की हुई थी, तो आज एक और सवाल कर लेते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि कंपटीशन इन मार्केट हैज इमर्ज फर्दर द अकाउंट्स ऑफ लास्ट ईयर शो दैट द कंपनी हैज नॉट बीन एबल टू अचीव the sales target for the last year, although the current year sales have been increased by 15%. अच्छा जी, as compared with last year 30 जून 2019, फिर ये कह रहा है stocks and trade debtors have significantly increased and the management attributes this to be on account of increase in sales. यानी क्या ये रहा है कि भाई इस साल कंपटीशन आ गया है और फिर भी मैनेजमेंट ने माशाल्लाह से 15% की सेल्स की ग्रोथ को शो किया है, और फिर रिसीवेबल के बैलेंसेस भी इंक्रीज हो गए, इन्वेंट्री भी पाइल अप होती जा रही है, और मैनेजमेंट कह रही है कि भाई ये इन्वेंट्री और रिसीवेबल इसलिए इंक्रीज हो रहे हैं क्योंकि हम बेच ज्यादा रहे हैं। सही है जी। तो आप इस सिचुएशन में देखें कि आपको क्या रिस्क नजर आता है और फिर उसको ड्राफ्ट करके मुझे सुनाएं और यहाँ पे लिख के बताएं। चलें जी जल्दी से। हाँ भाई, कुछ हेल्प करूं? देखो, सबसे पहले तो ये देख रहा भाई, कंपटीशन इन मार्केट हैज इमर्ज, और कंपटीशन के होने के बावजूद भी सेल्स इंक्रीज हुई है 15%। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हो सकती, मैं कह रहा हूं कि मुझे शक है कि होनी नहीं चाहिए। तो एक तो चलो मैंने आपको बता दिया, अब इसको लिखने का तरीका आपका है, फिर आप मुझे सुनाएंगे। तरीका वही है, पिक करनी है सिचुएशन फ्रॉम द क्वेश्चन दैट विल बी योर रिस्क फैक्टर एंड यू हैव टू लिंक दैट रिस्क फैक्टर विथ एनी लाइन आइटम इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहां पे एनी लाइन आइटम का मतलब ये नहीं है कि किसी से भी चिपका दिया, रेलेवेंट लाइन आइटम पे जिस पे इंपैक्ट हो सकता है। चलें जी, आज हम अपना पहला पास पेपर भी करेंगे इंशाल्लाह। In market is emerged after that sales are still increasing, arising the risk of overstatement of revenue, and inventory may not be carried at lower of cost or NRV, and understatement of NRV losses and increase in trade debtors may include some receivable which are not recoverable। थोड़ा सा आगे पीछे कर दी आपने अंग्रेजी को। देखो, पहले रिस्क फैक्टर और फिर उससे मसला, फिर रिस्क फैक्टर और फिर उससे मसला, ऐसे लिखना होता है। खैर अब इसको सही करते हैं हम। बासित लिखते हैं, कंपनी वॉज अनेबल टू अचीव द सेल्स टारगेट इन प्रीवियस ईयर बट देयर इज एन इंक्रीज इन सेल्स इन करंट ईयर डिस्पाइट इमर्जेंस ऑफ न्यू कॉम्पिटिशन। ये अच्छी चीज लिखी तुमने। दिस इंडिकेट्स दैट देयर माइट बी ओवर स्टेटमेंट ऑफ सेल्स एंड रिसीवेबल्स एंड अंडर स्टेटमेंट ऑफ एनआरवी लॉस। इस सवाल के जवाब में तुम्हें कहीं एनआरवी लॉस का रिस्क फैक्टर दिखा? नहीं। इन्होंने जो ड्राफ्टिंग की है उसके अंदर कहीं से ये नहीं पता लग रहा कि क्यों इन्वेंट्री के एनआरवी का लॉस है। सेल्स की ओवर स्टेटमेंट का रिस्क तो इन्होंने बिल्कुल बखूबी सही लिखा है। बताता हूं, इन्होंने लिखा कि कंपटीशन के होने के बावजूद 15% से सेल इंक्रीज हुई है। दिस क्रिएट्स अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट। दिस मेक सेंस, बट मैं ये क्यों इसके साथ एनआरवी लॉस भी चिपका रहा हूं? आप दूसरे पैराग्राफ लिखें, लाइन बदल लेना अपनी, एक साथ क्यों लिख रहे हो भाई? आप लाइन चेंज करें, अगले पैरा में लिखें, अगले पॉइंट में लिखें कि inventory quantity has been significantly increased and there is a competition as well। तो competition है तभी तो नहीं बिक रही। बात समझे, competition है तभी तो इन्वेंट्री नहीं बिक रही। और ये देखो, रिस्क यहां से भी निकलता है कि भाई जब इन्वेंट्री पाइल अप होती जा रही है, दिस मीन्स कि मुझे बेचने में दुश्वारी हो रही है, मसला हो रहा है। तो दिस क्रिएट्स अ रिस्क दैट इन्वेंट्री माइट बी ओवरस्टेटेड। बात क्लियर है? तो आपने फैक्टर लिखना है और फिर उसको रिस्क को लिंक करना है किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लाइन आइटम से। चलें जी, शेजिल लिखते हैं, द कंपटीशन मार्केट हैज इमर्ज्ड इन करंट ईयर सेल्स हैव बीन इंक्रीज्ड बाय 15% एज कंपेयर्ड टू लास्ट ईयर, सो देयर माइट बी अ रिस्क ऑफ ओवरस्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू। सही है जी। फर्दर, ड्यू टू कंपटीशन इन मार्केट, कंपनी फेसेस डिफिकल्टी इन सेलिंग इट्स इन्वेंट्री। एज अ रिजल्ट, there might be a risk of overstatement of inventory and also a risk that the inventory might not be carried at lower of cost or NRV। ये अच्छा ड्राफ्टिंग के भाई इन्होंने बिल्कुल परफेक्टली ड्राफ्ट किया। फाद लिखते हैं, the competition in market emerged and the company has not been able to achieve the sales target of last year and the FS shows increase in sales by 15% current year। This shows that there is a risk of overstatement of revenue
An increase in stocks and debtors, there is a risk of understatement of bad debt expense and overstatement of receivable. Increase of inventory means sales are reduced because of competition creates risk of overstatement of इन्वेंट्री। तो तुमने 2 बार लिख दिया, तुमने जब एक बार बता दिया तो उसको अगेन एंड अगेन रिपीट करने की नीड नहीं है। हाँ जी, यहाँ से तो इन्वेंट्री ऑब्सोलीट होगी तभी तो एनआरवी का रिस्क है, सही है, इसलिए तो हम कह रहे हैं वही बात है ना, ज्यादा कंपटीशन है तो इन्वेंट्री नहीं बिक रही तो ऑब्सोलीट हो गई तो एनआरवी लॉस का रिस्क है। क्लियर है, इसलिए हम कह रहे हैं। हाँ जी, एनीवन फ्रॉम यू जी। अच्छा आप देखो, हम ये कह रहे हैं कि आप पहले बता रहे हो कि ओवर स्टेटमेंट का मसला है इस वजह से, हम कहते हैं उल्टा लिखो थोड़ा सा, आप लिखो पहले के रिस्क ये है जिसकी वजह से ये मसला हो सकता है, आपने खाली स्विच कर देना, बाकी सही है। हाँ भाई कोई और जी। बिल्कुल सही है, यानी आपने पूरा एट्रीब्यूट किया कि भाई एक्सेसिव इन्वेंट्री पाइलअप होती जा रही है, बिक नहीं रही, तो इसका रिस्क ये है कि एनआरवी लॉस रिकॉर्ड ना हुआ हो। चलो अब मैं खुद ही पिक करता हूँ, मौसम तुम सुना दो। चलें सही है, यानी आप में से कोई सुनाओ। अच्छा देखो, अपना कंक्लूजन नहीं देना, मतलब जैसे आप जब कह रहे हो ना, देखो ये अच्छी बात है, जब इसने लिख लिया तो ये चीज सामने भी आ गई, आप ये नहीं बोलेंगे सेल्स शुड बी रिड्यूस, आप अपना ओपिनियन, हाँ सही है ना, आप बोल रहे हैं कि मेरे को तो पक्का पता है सेल कम होनी चाहिए, तो फिर दिस इज नॉट कॉल्ड रिस्क, आपने तो बोल दिया कि ये होना चाहिए था, सही है ना। तो आप ये बोलें कि आप कहने का तरीका है, क्योंकि किसी को बोल दो ना कि यार तू तो ऐसा बंदा है, तो उसको हर्ट होगा, यार ऐसा होना नहीं चाहिए था, दोनों में फर्क है, सही है जी। तो क्लाइंट को कभी भी ऐसा नहीं करते कि तूने चोरी की है, सही है, उसको पूछने का तरीका होता है। तो खैर वो तो अभी जब ऑडिट करना सीखेंगे, आगे क्लासेस में जाएंगे, जब व्हेन वी विल एक्चुअली रिस्पॉन्ड द रिस्क, तब सीखेंगे, सही है जी। कोशिश ये करो कि माइल्ड वर्डिंग्स होनी चाहिए कि भाई रिस्क है तो क्यों है, तो आपने सिंपल ये कहना है कि एज देयर इज अ कंपटीशन इन द मार्केट एंड आफ्टर हैविंग डिस्पाइट कंपटीशन सेल्स हैव बीन इंक्रीज्ड बाय 15%, so there is a risk of overstatement of revenue, सही है, आगे रीड करो। हाँ तो वो शुड वाली चीज हमें क्या करनी है, हटानी है, सही है जी। कोई और जानिए, देखो तुम्हारी अपनी असेसमेंट है, फिर बता दूं जी। गुड, बोलो। हाँ जी, सुनाओ। अच्छा, ड्यू टू अवेलेबल ऑफ हायर स्टॉक को थोड़ी सी अंग्रेजी सही कर लेंगे, एज इन्वेंट्री हैज बीन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज एंड देयर इज अ कंपटीशन एज वेल। तो आपने क्या किया, अपने आइडिया को सपोर्ट किया कि इन्वेंट्री बल्क होती जा रही है और कंपटीशन भी है, तो दिस इंडिकेट्स दैट द एंटिटी माइट बी फेसिंग डिफिकल्टी इन सेलिंग इट्स इन्वेंट्री, तभी एनआरवी का लॉस है। क्लियर है? हाँ भाई, कोई और, मैं तो मतलब एक एक करके पूछ रहा हूँ। हाँ जी, कमान यार, बाकी सारे बच्चे देखो, डरने का नहीं है, इसमें शर्म की क्या बात है, गलत लिखोगे तो सीखोगे ना, या पेपर में जाके एग्जामिनर को चेक कराना डायरेक्ट। इतनी अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं, अभी तो प्रैक्टिस सेशन जो लाइव होंगे वो अलग होंगे, हाँ वो इससे हट के हैं। तो मैं जब पूछ रहा हूं तो मुझे बताओ। अब जैसे यहाँ जुहैर ने लिखा है, कॉम्पिटिशन मार्केट हैज इमर्ज विच मीन्स दैट देयर मे बी अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू। गलत, देखो जुहैर आपने अभी भी गलत लिखा, देखो प्लेसमेंट ऑफ वर्डिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट।
कंपटीशन इन मार्केट प्लस इसमें एक और फैक्टर है, सेल्स कितने से ऊपर जा रही है, तो आपस में दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है ना, ये मैच नहीं हो रही है। कंपटीशन के होने से सेल्स ऊपर जानी नहीं चाहिए। तो मैं इस वजह से कह रहा हूं कि ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू का रिस्क है। अगर ये 15% वाली बात नहीं लिखी हुई होती ना, तब इट मेक सेंस कि आप कहें कि कंपटीशन इन मार्केट इमर्ज, देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू, तब ये बात सही होती। तो जब सवाल में डेटा गिवन है तो उसको इस्तेमाल करो। अब जब मैंने ये कहा ना कि सवाल में डेटा गिवन है उसको इस्तेमाल करो, तो बच्चा पता है आगे क्या करेगा, जो भी चीज होगी ना सबको इस्तेमाल करेगा। ऐसे नहीं, रेलेवेंट चीज को रेलेवेंट फैक्टर से कनेक्ट करना, और ये सही एक ही तरीके से होगा, प्रैक्टिस। मैं आपको आज मैं एक बेट लगा के कहता हूं, वक्त ऐसा आएगा आगे जब सबकी ड्राफ्टिंग मैच हो रही होगी, मैच इतना सेंस हो रही होगी, अंग्रेजी नहीं आइडिया मैच होगा, तो सबकी वर्डिंग थोड़ी आगे पीछे होगी, पर आइडिया क्या होगा, सेम होगा, मैच होगा। तो यही किसी कल बच्चे ने मुझसे अच्छा सवाल किया कि सर आपने जो अंग्रेजी लिखी हुई थी वो तो अलग ही थी। तो मैंने कहा भाई 9 साल के एक्सपीरियंस में और अभी 2 दिन के एक्सपीरियंस में क्या होता है, फर्क होता है। मेरा पार्टनर लिखेगा 25 साल के एक्सपीरियंस से, उसकी ड्राफ्टिंग अलग होगी, तो वो एक समझने की बात है। पर आइडिया क्या होना चाहिए, आई एम लीस्ट कंसर्न अबाउट कि किस तरीके से अंग्रेजी को प्रोड्यूस किया, आइडिया से प्रोड्यूस करोगे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर है? तो इसको मैं बताऊंगा कि अगर सजेस्टेड आंसर्स को भी रीड करोगे तो उसको रीड करने का तरीका क्या है। जी सही है, एनआरवी लॉस का, क्योंकि इन्वेंट्री क्या होती जा रही है, बल्क होती जा रही है ना। तो अब हम एक काम ये करते हैं कि हम इसको जरा रीड करते हैं। अच्छा सर लास्ट अटेम्प्ट का रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हैं? देखो यार, जैसे एक बच्चे ने पूछा, वैसे मुझे वैसे भी सवाल आते हैं कि सर लास्ट रिकॉर्डेड देख सकते हैं। देखो लास्ट रिकॉर्डेड देखोगे, मेरा अपना ये हंच है कि भाई मैं हर अटेम्प्ट में ज्यादा पढ़ाता हूँ, पिछले से भी ज्यादा भाई, क्योंकि आप इंप्रूव करते हो ना, सीखते हो कुछ चीजें, आप बोलते हो यार ये तो मिस हो गया था या कम करवाया था, ये होना चाहिए ज्यादा। अब मैंने पिछली अटेम्प्ट में एक्सपेक्टेड वैल्यूज के सवाल कराए नए वाले, वो पेपर में आ गया। अब ये थोड़ी ना कि मुझे पता था कि पेपर में आएगा, मैंने नई चीज कराई थी, डेफिनेशन का एक पार्ट निकाला, बच्चों को उसको प्रैक्टिकल करा दिया, सवाल आ गया 10 नंबर का। तो अब अगर पिछले अटेम्प्ट का लेक्चर देखोगे तो न्यू की ट्रैकिंग कैसे होगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि अगर आप 3 सब्जेक्ट दे दें, 4 सब्जेक्ट दे दें, सबको साथ चलाएं और उसको इसके साथ चलाएं। सही है जी? तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी साथ साथ ले लो। सही है जी? तो वो तो कह रहा हूं ना, क्या तुम्हें सवाल में पता है कि यूनिक सेलिंग पॉइंट है? बताया नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग देयर इज अ रिस्क। क्लियर है? चलें जी, अब मुझे एक बात बताओ भाई, अगर हम इसको रीड करें प्लीज, यहां पे देखिएगा, मार्केट कंपटीशन क्या है, रिस्क फैक्टर है। क्या ये मैंने कल की क्लास में सिखाया था, मैं बाइफरकेट करके चलता हूं। मैंने सबसे पहले क्या लिख दिया, रिस्क फैक्टर। अब देखें आगे क्या है, सिंस मार्केट कंपटीशन हैज इमर्ज्ड एंड द सेल्स हैव बीन इंक्रीज्ड बाय 15% as compared to last year, therefore there is a risk that sales might have been, आपने आइडिया कन्वे किया, पूरे नंबर मिल गए। सही है जी? अच्छा भाई आगे, स्टॉक एंड रिसीवेबल, मैंने कहा सिंस द स्टॉक इन ट्रेड एंड रिसीवेबल हैज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। क्या ये मैंने अपने दिमाग से लिखा सवाल में? सवाल में सर। आगे, therefore there is a risk that inventory might have been overstated and not have been recorded at lower of cost or NRV. Further, there is a risk that receivable might not be recoverable and appropriate provision may not have been recorded. क्योंकि जब मैं खुद कह रहा हूं कि सेल्स ओवरस्टेटेड, सेल्स के अगेंस्ट में दूसरा हेड आता है रिसीवेबल, क्योंकि फेक सेल रिकॉर्ड करने के लिए कैश यूज नहीं कर सकते, कैश तो पकड़ा जाएगा। नहीं बात आई समझ भाई? कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट करूंगा मैं तो बोलूंगा दिखा दे कैश। तो रिसीवेबल्स में थोड़ा सा रिस्क होता है कि आप ओवर बुकिंग करने के लिए रिसीवेबल्स को यूज करें, उसको भी डिटेक्ट करने का तरीका है जो हम सीखेंगे आगे। पहले बताओ रिस्क फैक्टर समझ आया? सही है जी? तो इसको आपको खैर कॉपी करना है तो कर लें, पर वैसे करने की नीड नहीं है क्योंकि ये सोल्यूशन सारी किताब में मौजूद हैं। आपने मैपिंग करनी है कि ये सवाल हो गया, ये सवाल हो गया, रिस्क के 25 सवाल हैं, प्रैक्टिस के फर्दर 20 और सवाल हैं, कुल मिला के कितने हो गए? 45 सवाल। तो 45 सवाल से रिस्क के हैं, वो जो अभी बुक में एडिशनल मिलेंगे वो अलग है। और एक चीज अभी बता दूं, जो बच्चे मुझे आखिर में दुआई मिलती है इस पे कि भाई सही गाइड किया था, जितना लिखोगे पासिंग प्रोबेबिलिटी ऊपर चली जाएगी। आप मेरी कहानियां सुन लो ऑडिट की, खुश हो जाओगे, मजा आएगा तुम्हें, ओ हो भाई क्या ऑडिट करता है ये लड़का। तो वो सुनना तो है, अप्लाई किसने करना है? आप लोगों ने। तो आप बच्चे की स्ट्रेटजी होती है, मैंने FAR 1 में तुम लोगों को बताया था कि भाई जब आप टीचर का लेक्चर लेते हो ना, वो समझ है आपकी, वो सीख लिया आपने। रिवाइज करने का तरीका है राइट इट, लिखो, बहुत लिखो, सवालात सॉल्व करो। सवाल सॉल्व करने से होता ये है कि आप मल्टीपल सिचुएशन को पिक करने का तरीका आता है।
ये सवाल आएगा तो ये लिखूंगा, ये सवाल आएगा तो ये लिखूंगा, यू विल बिकम यूज टू इट। तो रिवाइज करने का तरीका क्या है, जनरल घुमाना या अप्लाई करना? अप्लाई करेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा, दुनिया जो भी कहे आपने लिखना है, खुदा के वास्ते समझाना मेरा काम है, कॉन्सेप्ट देना मेरा काम है। तभी तो तुम्हें एक चीज मैंने की है फेवर, तुम्हारी सारी बातें बुक में लिख दी हैं। तुम जाके खोलो बुक जो मैंने पीडीएफ भेजी है तुम लोगों को, यू कैन क्लियरली सी उसमें सब लिखा हुआ है। और मैं आज वो बुक खुला के मैपिंग भी कराऊंगा, मैंने यहाँ कवर करा, यहाँ कवर करा, ताकि बुक की भी कवरेज हो। और खुदा के वास्ते यार सवालात सॉल्व करना, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। सवाल तुमने करना, वो मैं नहीं कर सकता ना तुम्हारे पार्ट पे, सिर्फ एक चीज रह गई सवालात, वो करो पास हो जाएगा। खैर आगे, अच्छा ये कह रही हैं सर रिड्यूस सेलिंग प्राइस की वजह से सेल्स इंक्रीज होगी तो क्वेश्चन में मेंशन होगा या खुद अज्यूम करना होगा? नहीं तो फिर फैक्टर्स होंगे ना। जैसे ये कह रही हैं कि अगर लेट से एग्जांपल दूं मैं, तुम लोग मुझे गाइड करना है इसमें मैं सही कह रहा हूं या गलत, और पिक करना मेरी सिचुएशन। इन्होंने कहा सर सेलिंग प्राइस रिड्यूस हुई है तो मेरी सेल्स क्या हो गई है? टेक्निकली बढ़नी चाहिए, पर क्वांटिटी वाइज, किस वाइज? पर मुझे बताओ, मुझे लगता है कि इससे एक चीज कम होगी, मार्जिन 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 मार्जिन। ये बात याद रखना। तो आपने चैलेंज करना होता है। जब आप क्लाइंट के सामने बैठते हो ना, तो क्लाइंट बोलता है यार, मैंने कहा सेल्स क्यों बढ़ गई जानी? तो वो बोलता है यार हमने प्राइसेस कम किए हैं। मैंने कहा वो प्राइसेस कम किए, तो मैं कैलकुलेटर निकालता हूँ पीछे से, मैं जीपी को डिवाइड करता हूँ किससे, सेल्स है, पिछले साल के मुकाबले में क्या आना चाहिए? अच्छा अगर कम नहीं आया ना, मैं बोलता हूँ यार ये तो बाबू देखो तुमने फिर गेम की है, तुम कह रहे हो प्राइसेस कम किए हैं, तो चौथी तुम्हारा मार्जिन कैसे कम हो गया और मार्जिन कैसे सेम आ रहा है? तो मार्जिन क्या होना चाहिए? तो आपने प्लॉजिबल रिलेशनशिप बनाते हैं, इस चीज का नाम है प्लॉजिबल रिलेशनशिप, यानी एक चीज को दूसरे से मैच करना। ये है ऑडिट। आज मैं एक नया वर्ड सिखाता हूं, दिस इज कॉल्ड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ये ऑडिट का वर्ड है, हम सीखेंगे। दिस इज कॉल्ड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। का मतलब यह है टू कीप योर माइंड क्वेश्चनिंग, क्वेश्चनेबल माइंड रखो, शकी औरत बन जाओ एकदम कि भाई, मतलब वो वैसे, सॉरी यार वैसे नहीं कह रहा मैं, मतलब मैं वह कह रहा हूं कि भाई आप, मतलब मैं कैसे बोलूं अब, खैर मैं उस हिसाब से कह रहा हूं कि भाई जैसे एक शकी औरत, सब तो नहीं होते ना, कोई अगर शकी औरत होती तो वैसे बन जाओ कि भाई आपने क्वेश्चनिंग माइंड रखना है कि सामने वाले का भरोसा नहीं करना। सही है जी? ओके, आई टेक माई वर्ड्स बैक। मैं सॉरी भाई इसको, चलो जी। अच्छा अब ये पूछ रही है कि सर इसके अंदर रिड्यूस सेलिंग प्राइस का फैक्टर नहीं हो सकता। पहले मुझे बताओ कि क्या रिड्यूस सेलिंग प्राइस का कोई फैक्टर यहाँ नजर आता है? नहीं आता। सही जी, तो इसलिए हम कहेंगे कि जो चीज सवाल में बयान नहीं है उसको अज्यूम भी नहीं करेंगे। सही जी? ऐसे तो आप बोले रिड्यूस सेलिंग प्राइस होती तो पीपी भी इंपेयर होगा तो हुई भी नहीं होगी, गोइंग कंसर्न कुछ भी नहीं, जो है बस उतना। क्लियर है? कंफ्यूजन हो ना तो ये लिख के निकल जाना, ताकि उसको आइडिया हो जाए कि इसको पता है। पर आपने कहते ना इस पर दिस आयजा ये होना चाहिए, तो बोलेगा पहले तो तू ये बता ये आयजा है कहाँ। सही है? तो वेरी गुड क्वेश्चन, ऐसा लिखना नहीं है। ये पता है ड्राफ्टिंग कब होती है? जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं, क्लाइंट आपसे पूछता है ये कहाँ लिखा हुआ है, तो आप बोलते हो एज पर दिस आयजा, पर वो फाइनल में सीखोगे। फाइनल में लेक्चर खोलोगे ना, तो पहले मैं ये बताता हूँ कि भाई ये आयजा है, ये बातें करता है, क्योंकि आपने वहां पे यूज ही क्या करना है, आयजाज। यहाँ पे उसकी नीड नहीं है, क्योंकि ओपन बुक नहीं है ये, इसलिए। चलें जी आगे लेके चलते हैं इसको। मैं पहले ये सवाल आपको दे दूं, फिर आप इसको आगे लेके चलें, रीड करें इसको। यहां पे आपको फाइनेंस डायरेक्टर कह रहा है कि मुझे नहीं लगता कि कोई प्रोविजन बुक होना चाहिए। हाँ, तो उसकी बात मानेंगे या हम कहेंगे हमें अभी भी रिस्क है? वो चेक करेंगे, ऑडिट करेंगे, तब पता लगेगा कि क्या वो यकीन में बदलता है या नहीं बदलता। अच्छा, जिसकी राइटिंग एबिलिटीज बड़ी वीक होती है ना, उसके लिए एक बात बता देता हूँ। मेरे पास तो खैर पैसे नहीं होते थे पढ़ने के, तो मैं तो ये करता था कि भाई यूट्यूब देख लिया, बुक रीड की, पे सवालात उठाए, खुद लिखे। मैं 15 अटैम्प्ट्स 10 अटैम्प्ट्स पता नहीं कौन कौन से ज़माने की ACCA ICW की लिखता था। 10-15 अटैम्प्ट में गलत लिखता था। आप टेम्परमेंट चेक करें कि 10 अटैम्प्ट्स में गलत लिखता था। मतलब तुम सोचो कि तुम एक सवाल नहीं लिख रहे हो अभी, इस फियर से कि गलत होगा। मैं तो कह रहा हूँ लिखो तो सही, इंप्रूवमेंट खुद आएगी। ये चाह रहा हूँ मैं तुम्हें बताना, क्योंकि जब आप लिखते हो ना 10 अटैम्प्ट्स लिख ली ना, 10 सवाल, तो मैं यूज टू होता हूँ, फिर मुझे दिमाग चलता है ऑटोमेटिकली कि हाँ यार ये सिचुएशन आ रही है, तो मुझे समझ आने लगा। क्योंकि फिर चीजें बाद में क्या होती हैं, रिपीट। इसमें देखो तुम्हारा कंपटीशन वाला फैक्टर क्या हुआ है,
रिपीट हुआ है, तो फिर वो रिपीटेटिव फैक्टर जब आता है ना, तो फिर वो आपको फायदा देता है, क्योंकि आप वो सिनेरियोज को देख चुके होते हो। तो मैं लिखता था गलत, सोल्यूशन देखा, समझ आया, बिठा लिया भेजे में, फिर आगे चला, तो ऐसे आती है परफेक्शन। आप नहीं लिखेंगे तो कभी भी नहीं आएगी परफेक्शन। लिखो भाई, चेक कराओ सवालात। फाद ये गलत लिख दिया। ओवर स्टेटमेंट ऑफ मार्जिन का कभी रिस्क नहीं होता, यानी मार्जिन तो एक रेशियो है जो आप यूज करते हैं ये चेक करने के लिए कि कहीं मसला तो नहीं है। आपने ये लिखा है कि इसकी वजह से मार्जिन गलत होंगे, ये कैसा रिस्क है? नहीं भाई, देखो मार्जिन तो गिरा ही होगा ना, तो ये रिस्क तो नहीं है, तो मुझे पता है कि मार्जिन रिड्यूस ही हुआ होगा। मैं तो कह रहा हूं कंपटीशन के आने की वजह से जब मैं सेलिंग प्राइसेस रिड्यूस कर रहा हूं, दिस विल प्रोवोकिंग मी कि मैं अपनी प्राइसेस को इतना नीचे करूं कि मेरी एनआरवी कम हो जाए। तो यहां से रिस्क निकलता है ओवर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री का। बात समझ आई? क्योंकि देखो मार्जिन तो गिरेंगे ना, जो सेलिंग प्राइस क्या हो रही है, देखो सारे फैक्टर्स हैं, ये इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि आप अपनी इन्वेंट्री को बेचने में कामयाब नहीं हो रहे हो, जिसकी वजह से आप अपनी प्राइसेस को क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। और ये बात देखो एविडेंट यहां पे भी है कि वो क्या रहा है कि भाई आपके इंक्रीज इन्वेंट्री लेवल रहेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज इन्वेंट्री लेवल। तो इंक्रीज इन्वेंट्री लेवल का होना कि इन्वेंट्री का लेवल आपका इंक्रीज हो गया, मतलब बिक नहीं रही, और बेचने के लिए आप एक जोर लगाए जा रहे हैं कि सेलिंग प्राइस क्या कर दी। तो फिर ये दोनों बातें इस बात की निशानदेही कर रही हैं कि आपकी इन्वेंट्री के बिकने के चांसेस कम है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। सही है? तो ये दो फैक्टर है जो कनेक्ट कर रहे हैं वहां से। मार्जिन को, मार्जिन इटसेल्फ इज अ प्रॉफिट, बट अगर प्रॉफिट से लिंक करूंगा तो उसमें रिस्क क्या बनता है? नहीं ना, आप देखो, आप एक ब्रॉडर पिक्चर की बात कर रहे हो। प्रॉफिट ओवर स्टेट किया हुआ, प्रॉफिट ओवर स्टेट किस वजह से किया हुआ होगा? एनआरवी लॉस बुक ना करने की वजह से। सही है? तो हमने लिंक अल्टीमेटली वहीं से कर दिया ना कि एनआरवी लॉस नहीं बुक हुआ हुआ होगा, जिस वजह से प्रॉफिट क्या होगा। तो मैं कह रहा हूं वो टारगेटेड बात करनी है। सही है? अच्छा भाई, जैनब लिखती है ड्यू टू इंक्रीज कॉम्पिटिशन ईगल एक्सपेक्ट्स increase inventory level which might create a risk that the inventory might be overstated and NRV loss have not been booked by the company. Okay, Eagle's key customer is also facing financial difficulty which might create a risk of overstatement of receivables and understatement of bad debts. Very well drafted, Janab. अच्छा जी, Eagle has experienced increased competition. This might result in overstatement of inventory because Eagle might be facing difficulty in selling of its goods. ड्यू टू इंक्रीज कॉम्पिटिशन, देखो इंक्रीज कॉम्पिटिशन आपने दो बार लिख दिया, आप बोलेंगे इंक्रीज इन्वेंट्री लेवल्स की वजह से। अच्छा भाई, कस्टमर का आपने लिखा है कि फेसिंग फाइनेंशियल डिफिकल्टी देयर माइट बी अ रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट ऑफ बैड डेट एक्सपेंस एंड सम प्रोविजंस माइट नॉट बी रिकॉर्डेड। अच्छा देखो, इसका भी ख्याल रखना, जब आपने बता दिया कि बैड डेट एक्सपेंस का रिस्क है और सम प्रोविजन माइट नॉट बी रिकॉर्डेड का फिर लिखने का कोई तुक नहीं बनता जी। अच्छा, इसके आगे ये भी लिखना कि ऑल्सो इट इज एविडेंट फ्रॉम द इंक्रीज इन्वेंट्री लेवल विच इंडिकेट्स दैट द एंटिटी इज फेसिंग डिफिकल्टी इन सेलिंग इट्स इन्वेंट्री। तो आपने वो समझो फुल स्टॉप लगा दिया कि भाई मुझे पता है कि इस वजह से इन्वेंट्री का मसला है। आगे ओके जी, गुड है।
और कोई जी सुनाओ। Eagle has experienced increased competition in order to maintain its current level of sales. Eagle has decreased the selling price for its product. There might be a risk of overstretching of revenue, and he expects inventory level has increased, and further there might be a risk of overstretching of inventory. One of the key customers of Eagle face financial difficulties. Further, there might be a risk of overstretching of receivable and understretching of credit expenses. सही है, बिल्कुल सही है। व्हाट्सएप कर दूँ जानी, यहाँ लिख देना शायद। अच्छा भाई, है ना, कह रही हैं सिंस कंपटीशन इन द मार्केट हैज इमर्ज एंड सेलिंग प्राइसेस हैव रिड्यूस्ड टू मेंटेन द सेल्स लेवल, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी द सेलिंग प्राइसेस माइट गो बिलो द कॉस्ट। या ये बहुत अच्छा लिखा है, ये सुनना। सिंस द कंपटीशन इन द मार्केट हैज इमर्ज्ड एंड सेलिंग प्राइसेस हैज बीन रिड्यूस्ड टू मेंटेन द सेल्स, दोनों फैक्टर बता दिए। और फिर ये लिखती हैं इसके आगे, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट सेलिंग प्राइसेस माइट गो बिलो द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। ये मैंने अपनी पहली क्लास में बताया था, उनको खैर याद है। एंड एज इट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड दैट द इन्वेंट्री लेवल्स माइट गो अप, therefore there is a risk that the inventory might be impaired and no NRV loss might have been recorded। बहुत अच्छा लिखा है भाई, मैंने पूरा तो कनेक्ट कर दिया कि सेलिंग प्राइसेस रिड्यूस किए जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो कि वो कॉस्ट से भी नीचे आ जाए। चलें जी आगे, फिर हम ये कहते हैं, ऊपर चला गया ये भाई। अच्छा, इन्होंने बकाया लिखा, एंड सिंस वन ऑफ द ईगल कस्टमर इज फेसिंग फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, सो द रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट ऑफ बैड डेट एक्सपेंस एंड ओवर स्टेटमेंट ऑफ रिसीवेबल्स। हाँ जी, कोई और सुनाओ जी। देखो, कंपटीशन से ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू का रिस्क वैसे भी बनता है। अच्छा, अब आप बोल रहे हो कि प्राइस कम हो गई तो ओवर स्टेटमेंट कैसे सर, रेवेन्यू तो बढ़ना चाहिए। हो सकता है कि आपके कॉम्पिटिटर ने आपसे भी कहीं कम प्राइस रखी हुई हो, हाँ ज़्यादा रिड्यूस की हो, ये सही है। अच्छा, अगर आपके कॉम्पिटिटर ने ज़्यादा रिड्यूस की हुई होगी प्राइस, तो स्टिल उसका रेवेन्यू आपसे क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो फिर ये फैक्टर है, तो यानी कॉम्पिटिशन की वजह से एक रिस्क फैक्टर तो हमेशा रहता ही है, ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू का। आगे, ये आपने हेडिंग्स डाली हैं, गुड गुड, बिल्कुल सही है। आगे बताओ। वेरी गुड, क्योंकि इसमें लिख के दे रहा है कि फाइनेंस डायरेक्टर कह रहा है कि मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई प्रोविजन होना चाहिए। आगे जी। वेरी गुड यार, परफेक्टली ड्राफ्टेड, तीनों रिस्क इन्होंने बखूबी आइडेंटिफाई किए। अब जानिए तुम तीनों में से कोई बता दो, हाँ ऐसे ही रीड कर लो जल्दी। Eagle has given a 6-month credit period to one of its key customers who is facing financial difficulties. So there is a risk of overstatement of revenue and understatement of receivables. एंड उल्टा लिख दिया तुमने, सही उल्टा लिख दिया। खैर चलो, गुड गुड ट्राई, पर उसको देखो, इसको याद रखना है, ख्याल रखना है इसका जी। नहीं देखो, ये जब ये लिख रहे हो ना कि देयर इज द कंपनी माइट ओवरस्टेट इट, आप कह रहे हो कि जानबूझ के कर रही है, आप बोलो देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवरस्टेटमेंट रिसीवेबल। ये नहीं लिखना कभी कि कंपनी माइट ओवरस्टेट, ऐसे नहीं, आप लिखोगे देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवरस्टेटमेंट रिसीवेबल जिसके अगेंस्ट में प्रोविजन बुक नहीं हुआ होगा। बस ये अल्फा माइल्ड से मतलब अल्फाज जो होते हैं ना, माइल्ड यूज करना है, सही है जी, ताकि क्लाइंट को कभी तकलीफ ना हो। ऐसे अब यहाँ पे देख लें, जुहैद ने लिखा है ईगल हैज एक्सपीरियंस इंक्रीज कंपटीशन बिकॉज ऑफ सेलिंग प्राइस हैव डिक्रीज सिग्निफिकेंटली, देयर इज अ रिस्क दैट प्राइसेस मे फॉल बिलो द कॉस्ट एंड रेलेवेंट एनआरवी लॉस माइट नॉट हैव बीन रिकॉर्डेड। ये तुमने बहुत अच्छा लिखा। मोरओवर इंक्रीज इन्वेंट्री लेवल्स क्रिएट्स अ रिस्क that inventory might be overstated and implies that the company is facing difficulty in selling its inventory। ये भी बिल्कुल सही लिखा।
In addition, a key customer is facing financial difficulties. This implies that the receivable may not be recoverable and appropriate provision against this might not have been recorded. कितने रिस्क निकले? 3 रिस्क निकले. सही है जी. अच्छा भाई, अब शैजिल लिखते हैं ईगल एक्सपीरियंस इंक्रीज कॉम्पिटिशन इन ऑर्डर टू मेंटेन इट्स करंट लेवल ऑफ सेल्स. It has decreased the selling price and inventory level is also increasing at year end. So Eagle might facing difficulty in selling its inventory. So tends to decrease selling price. जब तुमने जानी शैजिल इंग्लिश शायद यहाँ पे जल्दी लिख दी है, बना के लिखो अल्फाज, बिल्कुल शपाटन नहीं कि फायरिंग कर दी. सही है. मुझे देखो तुम्हें आइडिया है बट तुमने बहुत स्पीड में लिखा है. सेंटेंस बनाया, अगला सेंटेंस, सेंटेंस बनाया, अगला सेंटेंस. दिस इज व्हाट वी कॉल ड्राफ्टिंग. सामने वाले को समझ आना चाहिए. देखो लिखते वक्त ये याद रखना, उसके बाद सिर्फ तुम्हारी कॉपी नहीं है चेक करने के लिए. मैं अगर ह्यूमन साइकी देखूं, मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी कोई चेकिंग पे डाउट्स हैं. मैं ये कह रहा हूं कि ह्यूमन साइकी को समझो. तुम्हारे पास अगर कोई ऐसी फजूल कॉपी आई ना, तुम इरिटेट हो जाओगे, तुम परसेप्शन बना लोगे. एक परसेप्शन बन जाता है ना बैक ऑफ द माइंड पे कि इसकी कॉपी में सब यही होगा. तो वो तुम्हें फ्लेयर किसी भी पेपर में नहीं देना, चाहे ये हो या चाहे कोई भी पेपर हो. तो आपने लिखना ऐसा है कि सामने वाले को रीड करके फौरन से क्या है समझ आएगा ये कहना क्या चाहता है. अब 3 रिस्क आपने एक ही पैराग्राफ में चिपका दिए, क्या वो इजीली अंडरस्टैंडेबल है? 3 अलग अलग अंडरस्टैंडेबल है. तो उसको ऐसे लिख के दो, उसको बताओ कि मेरी नजर में ये रिस्क है तो इस वजह से है. क्लियर है? तो ये मैंने आपकी एक बात क्लियर कर दी. अब सर जी जानी सही है, सेलिंग एक्सपेंस बढ़ाने पड़ेंगे, बिल्कुल सही है. देखो गोइंग कंसर्न का रिस्क आएगा, पर अभी मेरे बाकी इंफॉर्मेशन नहीं है ना. सिर्फ इन तीनों के बेस पे नहीं ना. अगर मैं कहूँ कि की कस्टमर चला गया और देयर इज अ प्लान कि कोई और कस्टमर आने वाला है, फिर तो मैं ये तो कह रहा हूँ ना, तो आपने तो उतने रिस्क सकते हैं ना. रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट, लेट्स से मैं कह रहा हूँ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट और रेवेन्यू का रिस्क है ना. मैं क्लाइंट से पूछूंगा भाई तेरा रेवेन्यू कैसे बढ़ गया जब कंपटीशन आ गया है, और तेरा की कस्टमर तो चला गया, तो वो मुझे बताएगा भाई दूसरा कस्टमर आ चुका है. अगर वो ये पता लग जाए मुझे कि वो नहीं आया, कोई भी और नहीं है, दिस मीन्स कि गोइंग. अब देखो गोइंग कंसर्न के इशू का मतलब क्या है कि आपका लेट से एक ही कस्टमर था और वो चला गया, तो अब आता है गोइंग कंसर्न का रिस्क. की कस्टमर यू कैन से 30% की सेल्स होगी, उसको 40% की सेल्स होगी, 60% अभी भी बाकी है. सही है, ये कह रहा हूं मैं. अच्छा भाई ये देखिएगा, इंक्रीज इन्वेंट्री लेवल गिव राइज टू द रिस्क ऑफ overstatement of inventory, as this indicates the company is having difficulty in selling its product due to which it has decreased its prices. Therefore, there is a risk that inventory might not have been recorded at lower of cost or NRV. अच्छा वैसे ही बता दो कि इन्वेंट्री का ऑनलाइन वालों और आप सब ने रिस्क पिक कर लिया था ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेंट्री लेवल. अच्छा दूसरा रिस्क आता है इम्पेयरमेंट ऑफ रिसीवेबल्स का. Key customer is facing financial difficulty, therefore there is a risk that amount might not be recoverable and appropriate provision against receivable have not been recorded. अब देखो जब मुझे ये चीजें वेल बिफोर पता लग जाती हैं तो मैं ऑडिट के वक्त इनका तो ख्याल रखता हूँ कि मैं जाके बाकी रिसीवेबल्स होंगे वो अपनी जगह, मैं ये पूछूंगा क्लाइंट से तुमने इसको प्रोविजन बुक किया या नहीं किया, क्योंकि अगर ये मुझे पता नहीं होता तो मैं कभी ये ऑडिट सही तरीके से नहीं कर पाता. दिस इज व्हाई वी असेस रिस्क बिफोर डूइंग ऑडिट. भाई बात क्लियर है? चलें जी. अब बिफोर वी मूव टूवर्ड्स पास पेपर, अच्छा इसमें रेवेन्यू का भी था जो कि मैंने लिखा नहीं था, वो कॉपी नहीं हुआ इसलिए खाली 2 आ रहे थे. खैर यहां पे हम बात कर लेते हैं अदर रिस्क फैक्टर्स की, क्योंकि वो वक्त आ गया कि मैं वो सिखा दूं. फोकस होकर देखिएगा यहां पर, और ये भी आपको मैं कहूंगा लिखने की नीड नहीं है, बुक में अवेलेबल है, जो पीडीएफ दिया है उसमें भी अवेलेबल है. इधर देखिएगा, मैं कह रहा हूं कि एक एंटिटी है, सही है जी, एक एंटिटी है और वो एंटिटी ऑपरेट कर रही है, ये 5 मिनट में समझ आ जाएगा भाई. वो एंटिटी ऑपरेट कर रही है भाई हाईली रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में. हाँ भाई कौन से एनवायरनमेंट में? हाईली रेगुलेटेड एनवायरनमेंट के अंदर. अब जरा बात समझिएगा, हाईली रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में मैं आपको टेक्निकली एग्जांपल दे देता हूं फार्मा कंपनी की.
उसके ऊपर बहुत सारे लॉज एंड एप्लीकेशन जो रेगुलेशंस है वो लगते हैं। एग्जाम्पल सर, उसके ऊपर ड्रग एक्ट लगता है, उसके ऊपर कंपनीज एक्ट लगता है, सही है जी। उसको अपनी इन्वेंट्री की क्वालिटी इंस्पेक्शन करवानी होती है, उसके लॉज लगते हैं, ये सारी चीजें। अच्छा, अगर इसमें से इसने कोई भी ब्रीच किया तो उसका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, उसका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, सही है जी। अब बात सुनिएगा, चलें जी, अब फोकस के साथ वापस से। मैंने कहा भाई अगर आपको मैं ये लिख के दूं कि एक फार्मा इंडस्ट्री है, फार्मा कंपनी है, या अगर मैं एक और बात कहूं बैंक भी है, तो बैंक के ऊपर भी बहुत सारे लॉज एंड रेगुलेशन लगते हैं। उसके ऊपर बैंकिंग ऑर्डिनेंस लगता है, कंपनीज एक्ट लगता है, सही है जी। उसके ऊपर जो है मल्टीपल तरीके के लोग जो है रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं। अगर वो उसका ब्रीच करता है तो उसके ऊपर क्या लग सकती हैं, पेनल्टीज। क्या लग सकती हैं, पेनल्टीज। अच्छा, अब अगर मैं आपसे ये बात कहूं कि आप किसी कंपनी का ऑडिट करने गए जो कि एक ऐसे इन्वायरमेंट में ऑपरेट हो रही है जो कि हाईली रेगुलेटेड है, जिसको SECB भी मॉनिटर करता है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी मॉनिटर करता है, उसके ऊपर बैंकिंग ऑर्डिनेंस भी लगता है, अगर फार्मा कंपनी तो ड्रग एक्ट भी लग रहा है, तो इतने सारे लॉज एंड रेगुलेशंस की कंप्लायंस करना आपको क्या लगता है, आसान होता है या मुश्किल होता है? तो क्या आपको नहीं लगता कि इसमें से हो सकता है कि कोई लॉ ब्रीच हो जाए, कोई लॉ ब्रीच हो जाए? तो हम यहाँ पे अगर एग्जाम्पल के तौर पे लिख लें, नोट डाउन करें कि सर हो सकता है कि हमारे पास किसी कंपनी पे, जो बैंकिंग कंपनी है, तो बैंकिंग कंपनी क्या लगे उसके ऊपर, ऑर्डिनेंस लगे। अच्छा, अगर इंश्योरेंस कंपनी है जिसके मैं ऑडिट ज़्यादा करता हूँ, तो मैं कहूँगा उसके ऊपर लगता है भाई इंश्योरेंस रूल्स, फिर लगता है भाई इंश्योरेंस अकाउंटिंग रेगुलेशन, उसके ऊपर लगता है भाई इंश्योरेंस तकाफुल रेगुलेशंस। और अगर वो बैंक का बिजनेस करता नहीं, बैंक को कहता है पॉलिसीज बेच के जो, तो उसको ऊपर बैंक का रेगुलेशंस लगते हैं। तो कितने सारे रेगुलेशंस हैं, इसमें से किसी से भी कुछ भी नहीं लिखना, यानी कुछ भी नहीं लिखना इसमें से भी कोई भी ब्रीच हुआ। अगर मैं आपसे ये बात कहूं जानी, इसमें से अगर मैं ये कहूं व्हाट इफ ब्रीच, हाँ जी, व्हाट इफ ब्रीच, तो मुझे आप एक बात बताएं, अगर ये ब्रीच हो गया तो इसके रिपरकेशंस क्या हैं, पेनल्टी। तो अगर मैं सिंपल, देखो ये तो मैंने कहानी सुनाई ना। अच्छा, मैं तुम्हें एक और बात बताता हूं। अब जैसे तुम कभी बैंक के ऑडिट करने जाओगे ना, तो तुम अक्सर देखते होगे कि ATM में जाते हो ना, तो ATM के अंदर तुम्हें लिखा हुआ दिखता है कि भाई प्लीज काउंट योर कैश बिफोर लीविंग, प्लीज काउंट योर कैश बिफोर लीविंग, वो लिखा हुआ होता है साइड में। अच्छा भाई, वो बाज़ औक़ात इंस्ट्रक्शन होती है कि भाई लॉक कर लेना, ये सारी चीज़ें। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो बोली गई हैं बैंक अपनी तरफ से नहीं करता, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहता है कि ये तुमने करना है। और अगर इसमें से भी कोई चीज़ नहीं हुई तो बैंक लगाता है, स्टेट बैंक लगाता है पेनल्टी। किसके ऊपर, बैंक के ऊपर, कंपनी के ऊपर। वो हैवी फाइन्स होती हैं, हैवी फाइन्स होती हैं ये ब्रीच पे। अब जरा बात समझिए, ब्रीच एक और तरीके का होता है। आप पैसे निकालने गए ATM से और ATM में कैश अवेलेबल नहीं है, इस पे भी पेनल्टी है। किस पे, बैंक के ऊपर। तो मुझे आप एक बात बताएं, आप तो ऑडिटर हैं, आप तो ऑडिटर हैं, आपको तो लगता है ना कि आप कभी कभी जाते हैं आप किसी ATM में, तो वो आता है कि भाई आउट ऑफ कैश, और कभी चल नहीं रहा होता तो आउट ऑफ ऑर्डर। तो बैंक जो पाकिस्तान में है वो ये चाहता है कि यूजर की डिस्ट्रप्शन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसका तो काम ये है ना कि बैंकिंग चैनलाइज करना, क्योंकि लोग वैसे ही कैश में ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उसको इंकरेज करता है कि बैंकिंग चैनल पे आओ ताकि टैक्स नेट में आ जाओ। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहता है कि भाई बैंक्स को कि अगर तुमने ATM खोला हुआ है तो उसको ऑपरेशनल रखो, अदरवाइज आपको खोलने की कोई नीड नहीं है। तो खैर समझाने की बात यह है कि तो माइनर सा लॉ है, माइनर सी रेगुलेशन है जो मैं तुम्हें एक दो बताई हैं, इस पे इतनी पेनल्टीज हैं। तो तुम्हें कैसे पता लगेगा बीइंग एन ऑडिटर कि क्या ये पूरे साल में हुआ था या नहीं हुआ था? अब HBL है, 1800 ब्रांचेस हैं, 1800 ब्रांचेस हैं, तो अज्यूम कर लो कि हर ब्रांच के बाहर अगर ATM है भी, तो 1800 की 1800 ब्रांचेस के बाद ATM, तो कितने ATM हो गए? 1800। फिर मॉल्स में चले जाओ, मॉल्स में नहीं होते, अलग से होते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, जब अलग से ATM है तो कितनी क्वांटिटी है? तुम्हें कैसे पता लगेगा कि ब्रीच हुआ था या नहीं हुआ था? तो ऑडिट करने का तरीका सिखाता हूं, ऑडिट करने का तरीका सिखाता हूं। मैं बैंक के IT डिपार्टमेंट को कहता हूं जाकर, तो मैं अपने ऑडिट का तरीका बता रहा हूं, बैंक के IT डिपार्टमेंट को जाके कहता हूं कि भाई मुझे रिपोर्ट निकाल के दो जिसमें ट्रांजैक्शन फेल हुई हो,
नहीं आई बात समझ? लॉग बनता है ना, लॉग बनता है ना कि भाई ये ट्राई हुआ था, ये ट्राई हुआ था। इसकी लॉग की एग्जांपल देता हूं और आसान करने के लिए। आप जब कभी अपने कंप्यूटर से कोई भी वेबसाइट जाते हैं तो उसकी हिस्ट्री मेंटेन हो रही होती है कि इसने ये किया, इसने ये किया, फेसबुक पे ये लॉगिन किया, सारी चीजें। तो बैंक्स में भी या किसी भी इदारे में भी क्या मेंटेन होता है? लॉग मेंटेन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बेसिक एग्जांपल दूं, अगर हम आप लोगों को एक्सेस देते हैं पोर्टल का, तो ये भी मेंटेन होता है कि किस वक्त किस बंदे को किस बंदे ने एक्सेस दिया, ताकि ट्रैक हो पाए कि जिसको हमने राइट्स दिए हुए हैं तो क्या वो राइटफुली वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। वो हमारा कंट्रोल है। पर समझने की बात यह है कि मुझे ऑडिट कैसे करना होगा। जब मैं देखूंगा, प्लीज समझना, मैं कनेक्ट करूंगा यहां से, मैं आईटी डिपार्टमेंट के पास जाऊंगा, बैंक के, मैं बोलूंगा भाई पूरे साल में जितनी ट्रांजैक्शंस हुई है एटीएम से उसकी रिपोर्ट दे दो। तो जो ट्रांजैक्शन हुई होगी उसके आगे अमाउंट आ रही होगी, अदरवाइज जो ट्रांजैक्शन नहीं हुई होगी वो रिजेक्ट आ रही होगी या फेल्ड आ रही होगी। फेल के आगे रीजन होगा ड्यू टू इनसफिशिएंट कैश इन एटीएम, ड्यू टू आउट ऑफ ऑर्डर एटीएम। तो क्या मुझे वहां से डिटेक्ट हो जाएगा? क्या पकड़ में आ जाएगा यहां या नहीं? तो मुझे एक बात बताओ, ये काम, ये टेस्टिंग मैं तब करूंगा ना जब मुझे नो हाउ होगी कि अगर एक ऐसे इदारे का मैं ऑडिट करने जा रहा हूं जो हाईली रेगुलेटेड है, जो हाईली रेगुलेटेड है, तो वहां पे हमेशा रिस्क रहेगा अंडर स्टेटमेंट ऑफ पेनल्टी एक्सपेंस का। अंडर स्टेटमेंट ऑफ, खुद देखो आप भाई, ये तो एक लॉ बताया मैंने, ये तो एक लॉ बताया। वो बोलता ही है कि जब आप किसी बैंक में एंटर हो ना, और अगर डिपॉजिट स्लिप नहीं पड़ी हुई वहां पे, और डिपॉजिट स्लिप पे भी कुछ पर्टिकुलर्स होते हैं, नाम, डिपॉजिटर का नेम, अकाउंट नंबर, ये सारी चीजें होती हैं, अमाउंट इन वर्ड्स, सीएनआईसी नंबर, ये सारी चीजें आ रही होती हैं। तो ये किसकी रेगुलेशंस है? स्टेट बैंक की। स्टेट बैंक कहता है इंसान का बच्चा बन के काम करो वरना हर एक चीज पे पेनलाइजेशन होगी। तो ये इतनी सारी चीज मैंने तुम्हें सम बताई है, वो मतलब एक होता है ना कि आसानी से समझने वाली। तो ये चीज है। वो कहता है कि जब बैंक के पास कोई लोन लेने आता है ना, तो उसकी आपके करनी होती है क्रेडिट वेरिफिकेशन। क्या करनी होती है? क्रेडिट वेरिफिकेशन। ये कौन करेगा? बैंक। अच्छा, क्रेडिट वेरिफिकेशन के अंदर उसकी चेक होती है ECIB रिपोर्ट, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो रिपोर्ट। वो क्या होती है? पाकिस्तान के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास एक ओवरऑल रिपोर्ट मेंटेन होती है जिसमें तुम सबका डेटा भी होगा। तुमने कभी लोन लिया हुआ होगा ना, तुमने कभी डिफॉल्ट किया होगा, तो वो पॉपअप हो जाएगा। क्योंकि ऐसे तो मैं अगर निकला यहां से बैंक में चक्कर लगाया, जानी लोन दे दे, मैं दूसरे बैंक चला गया, जानी तू भी लोन दे दे, तो क्या उस बैंक को उसका पता होगा? वैसे नहीं पता होगा, पर ECIB रिपोर्ट से पता लग जाएगा। अच्छा, अगर उसने ECIB रिपोर्ट चेक नहीं की, इस पे भी पेनलाइज होगा कौन? बैंक। क्योंकि वो कहता ये है कि भाई जो बैंक में पैसा है वो भी तो शेयर होल्डर का है, तुम्हारे बाप का नहीं है। तुम ऐसे उठा के किसी को दो, तुम बिजनेस कर रहे हो ना, तो बिजनेस इंसान का बच्चा बन के करो, क्योंकि आवाम का पैसा है, लोगों का पैसा है। पहले बताओ बात समझ आई? पर खैर व्हाटसोएवर, इस पूरी कहानी से समझना एक चीज थी कि जब मैं किसी ऐसी कंपनी का ऑडिट करूंगा जो हाईली रेगुलेटेड होगी, तो देयर विल स्टिल ऑलवेज बी अ रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट ऑफ पेनल्टी एक्सपेंसेस। पहले बताओ ये पूरी कहानी से ये लॉजिक समझ आई? अच्छा, अब इस पेनल्टी को पकड़ने का तरीका क्या है? आप लॉज एंड रेगुलेशन की अंडरस्टैंडिंग लें। आप लॉज एंड, क्योंकि मुझे जब पता था कि एटीएम पे पेनल्टी है तो मैंने चेक किया ना। और अगर समझो कि मुझे नहीं पता हो कि एटीएम के विड्रॉल पे पेनल्टी नहीं है, तो क्या कभी मैं उसको चेक करता? चेक क्यों नहीं करता? पता ही नहीं था। और यूं कहो कि मैंने रिस्क ही असेस, मैं बोलता यहां पे कुछ है ही नहीं, जबकि है ही गेम वहां पर। तो हो सकता है कि कोई 10-15 मिलियन की पेनल्टी हो, बात समझिएगा, हो सकता है कि कोई 10 से 15 मिलियन की पेनल्टी हो जो कि रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, जो कि बैंक ने नहीं की। पर यू विल ऑलवेज बी एबल टू डिटेक्ट दोज पेनल्टीज व्हेन यू अंडरस्टैंड द एंटिटी एनवायरनमेंट। जब एनवायरनमेंट को समझोगे तो उसके अंदर लॉज एंड रेगुलेशंस को भी समझो जो कंपनी पे क्या होते हैं, अप्लाई होते हैं। तो आज एक नई चीज सिखाई, एनवायरनमेंट में सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर्स को नहीं समझना, लॉज एंड रेगुलेशंस को भी समझना है। पहले बताओ यहां तक बात क्लियर है? पक्की बात है जी? अब पूछो। तो अच्छा देखो उसने सवाल क्या किया, ये वही चोर दिमाग एकदम। इसने बोला देखो पाकिस्तान में कोई अच्छी चीज होने नहीं देना ना, बोला सर मैं हिस्ट्री डिलीट कर दूं। अच्छा बात समझो, सुने मैं आपको बताता हूं क्या सीन है। ये फौरन करता होगा ना तू, इसलिए चलो जी, खैर समझ आती है हमें, मतलब नीड ऑफ एन आवर होती है तो करना पड़ता है। चलो अच्छा भाई इधर चलिए सुनो फोकस के साथ। भाई इन्होंने सवाल अच्छा किया कि सर हिस्ट्री डिलीट हो जाए, क्योंकि मैं जब ऑडिट करता हूं तो मैं आईटी ऑडिट में भी इन्वॉल्व होता हूं।
और बड़ा खतरनाक तरीके से इन्वॉल्व होता हूँ क्योंकि मुझे मजा आता है उसको ऑडिट करने में, सही है, आई लव ऑडिटिंग। सुनो, अब सीन ये होता है, हम एक जनरल कंट्रोल की टेस्टिंग करते हैं जिसको हम कहते हैं IDGC, ID जनरल कंट्रोल टेस्टिंग, सही है जी। जनरल कंट्रोल टेस्टिंग क्या होती है, अगर वो फेल हो जाए तो हम कंपनी का ऑडिट ही नहीं करते। जनरल कंट्रोल टेस्टिंग में क्या होता है, एक्सेस मैनेजमेंट और चेंज मैनेजमेंट। एक्सेस मैनेजमेंट, जब एक्सेस मैनेजमेंट की आप बात करते हो ना, तो हर किसी के पास उस लॉक का राइट नहीं होता, हर किसी के पास उस लॉक का राइट ID हेड के पास होगा। और फिर होता है चेंज मैनेजमेंट, जिसने को चेंज किया होगा ना उसका भी लॉक बनेगा, तो अगर कोई रिमूव करेगा तो मुझे पता लग जाएगा इस बंदे ने रिमूव किया है। और सबसे मजे की बात, कंपनीज एक्ट तो पढ़ा ना तुम लोगों ने, नहीं भी पढ़ा तो बता देता हूं, कंपनीज एक्ट में ये लिखा हुआ है कि कंपनी ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना है और रिकॉर्ड्स को भी। अगर मुझे पता लगा लॉग में कुछ डिलीट हुआ है तो सबसे पहले ऑडिट तो बाद में करूंगा, पहले रिपोर्ट करूंगा मैं SSCP को, तो वो तो कंपनी वैसे ही गई, उसको इजाजत नहीं है। बात समझ आती है? तो लॉग सिर्फ इसका नहीं होता कि तुमने लॉग डिलीट कर दिया, डिलीट होने का भी लॉग है कि भाई डिलीट हुआ है और किसने किया है, XYZ बंदे ने, और क्योंकि उस बंदे के अलावा किसी और के पास राइट नहीं था। और ऐसी कंपनी है जिसके पास सबके पास राइट है तो मैं बोलूंगा कोई कुछ भी कर सकता है, तो मेरा रिस्क क्या हो जाता है, वो मैं सिखाऊंगा तुम्हें इंटरनल कंट्रोल्स के अंदर। क्लियर है? नहीं, ये एक प्रोसीजर है, लॉग चेक करना। ऐसे थोड़ी ना लेट के पूरा दिन लॉग घुमा रहा हूं, नहीं, ये थोड़ी ना है यार। देखो आप ये बोल रहे हैं कि ऑडिट कैसे करते हो ये बताओ, तो वो तो तब आएगा ना जब मैं आपको प्रोसीजर परफॉर्म करना सिखाऊंगा। देखो ये कहानी तो तुम्हें इंटरेस्टिंग लगेगी, बड़ा मजा आएगा, पर पहले रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं। तो यूं समझो ऑडिट यूं है, रिस्क लिख ली एक जगह, जब ऑडिट शुरू हो गया ना, रिस्क हो गया, ये चेक करना, ये चेक करना, ये चेक करना, फिर क्या करेंगे, सबको चेक करेंगे, फिर आएगा कंक्लूजन कि वाकई में सब सही है, वो रिपोर्ट में दे देंगे। तो आप इस स्टेज पे आ गए हो, मैं कह रहा हूं पहले यहां पर रहना है, सीखना है, सही जी। भाई सुन लो, सवाल सुन लो जी, सारे स्टेट बैंक के बैंक होते, सही है जी। US या UK का पाकिस्तान में अगर बैंक ओपन होता है तो उसको फिर भी लाइसेंस लेना पड़ेगा, किससे, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से। यहाँ पे जो बैंक है मैं बता दूं, मेरे पास ही ऑडिट है स्टैंडर्ड चार्टर्ड का, मैं ही करता हूँ, सही है जी। तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड का जो ऑडिट है वो हमारे पास है, वो एक यहाँ पे सिर्फ ऑफिस है, उसका एक सॉर्ट ऑफ सब्सिडरी है, उसके अकाउंट्स यहाँ पे बनते हैं पाकिस्तान की कंप्लायंस के लिए, पर वो जाके जमा होते हैं कहाँ पे, ग्लोबल पे, तो उसके ऊपर भी कौन से लॉज अप्लाई हो रहे हैं यहाँ के। पर हाँ, जो मुझे ग्लोबल उसका पेरेंट एंटिटी है वो कहता है कि भाई तुम मेरे हिसाब से भी चेक करके दो, क्योंकि मुझे भी कंप्लायंस देखनी है, तो मुझे ऑडिट करने के लिए ये भी देखना होगा, ये भी देखना होगा, दोनों लॉज के रेगुलेशन देखने होंगे। तो आप बोलेंगे सर आपको याद कैसे रहता है, भाई एक्सपीरियंस। अब ऐसे थोड़ी ना, टीचिंग भी नहीं, एक्सपीरियंस इन द सेंस कि आपको ना, अब ऐसे थोड़ी ना कि मैं लॉ खोला तो मैं डेफिनेशन रीड कर रहा हूं कि इसका मतलब ये होता है, नहीं, मैं रिस्की एरियाज देखता हूं जो ऑडिट से रिलेटेड है, जो किससे रिलेटेड है। अब वो कह रहा है कि भाई इतने डायरेक्टर्स होने चाहिए, इतने लोग होने चाहिए, इसका ये प्रोसीजर, अकाउंट खुलवाने का ये प्रोसीजर है, मैं क्या करूं उससे, भाई मेरे रिस्क होंगे जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिस्क होंगे, तो वो हम तब सीखेंगे ना जब हम आगे बढ़ेंगे, सही है जी। तो बैंक्स हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज भी हैं, बट आप उसका ऑडिट विद इन द पैरामीटर्स ऑफ पाकिस्तान करते हैं, और अगर कोई बाहर की रिक्वायरमेंट होती है तो उसको भी चेक करते हैं। क्लियर है, पक्की बात है, ओके जी। अच्छा भाई पहले बताओ ये क्लियर है, चलें जी। अब हम जरा एक काम ये कर लें कि हम थोड़ा सा, मैंने आज पास पेपर का मूड था बट खैर वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे हम, मैं सिर्फ आपको एक चीज रीड करवाना चाहता हूं। रिस्क का ये पहला चैप्टर है जो मैंने आपको भेज भी दिया था, आप जब बुक परचेज करेंगे, जब बुक अवेलेबल हो जाएगी, प्लीज सुनिएगा यार, इधर फोकस होकर तुम्हें रीडिंग क्योंकि यहां से करनी है, सिर्फ समझने के लिए, ताकि कोई तुम्हें चैलेंज नहीं कर पाए कि भाई तुमने स्टडी कहां से की है। ये तीन चीजों का ब्लेंड है, समझिएगा। आपकी स्टडी टेक्स्ट, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग इटसेल्फ, जिससे स्टडी टेक्स्ट बना हुआ है, सही है जी, और दुनिया जहां की अकाउंटिंग के जो बॉडीज हैं उसके पास पेपर्स, तीन चीजों का ब्लेंड है इस बुक का, जो कि समराइज है, तो आपको स्टडी टेक्स्ट की तरफ भी जाने की कोई नीड नहीं है, इसमें सब है।
अच्छा सीक्वेंस क्या है बुक की, जरा ये समझ लो, क्योंकि देखो मेरी आदत है पहले मैंने आपको लॉजिक्स दे दिए फिर मैं थ्योरी रीड कराऊंगा ताकि समझ आए। ये बनी हुई इस तरीके से, डिजाइन इस तरीके से हुई है कि हर चैप्टर की समरी पहले पेज पे है और फिर चैप्टर शुरू हो रहा है। तो आपने जो मेरे साथ सीख लिया वो आप समरी से कवर कर सकते हैं और फिर एडिशनल रीडिंग के लिए रीड कर सकते हैं, वो आपको बात समझ आएगी। सिर्फ रीड करना है, जो याद करने का मैं मार्क करा दूंगा, ये याद कर लो, वो वैसे लेक्चर्स में याद हो जाएगा। सही है जी, मैं खाली रीड करता हूं, आप जरा देखिएगा, इसमें कोई अनयूजुअल चीज नहीं है। हमने कहा यहां पे लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव, यानी किसी भी आयजा का मकसद होता है, जैसे हर IFRS का भी एक मकसद होता है। जैसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लैंड और बिल्डिंग पे लगता है, अगर कैपिटल एप्रिसिएशन या रेंटल के लिए रखा हो, इसका भी एक मकसद है ऑडिटिंग का। सुनो ये चैप्टर है, अब ये कह रहा है ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव ये है टू आइडेंटिफाई एंड असेस रिस्क। आइडेंटिफाई करूंगा और असेस करूंगा, यहां पे हेयर बाय असेसिंग रिस्क मींस कि मसला कहां है। आइडेंटिफाई कर लिया, अब असेस करो कि मसला कहां पर है, जो हमने अभी सीखा भी है प्रैक्टिकली। आगे ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, चाहे वो एरर से हुआ हो या फ्रॉड से हुआ हो, दो तरीकों से ही हो सकती है ना, या तो जानबूझ के किया होगा या गलती से हो गया होगा, जो भी है दोनों बातें कवर कर रही है। आगे एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेवल और असर्शन लेवल। अभी तक मैं तुम्हें सिर्फ छोटी सी बात बता रहा हूं, आगे और क्लियर करूंगा क्योंकि आगे जार्गन्स हैं ये सारे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का मतलब है पूरे फाइनेंशियल्स में मसला है। असर्शन लेवल का मतलब है किसी एक जगह मसला है। यस, तो हमने जो भी बातें की थी वो कौन सी की थी, असर्शन लेवल की। और गोइंग कंसर्न का मसला है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का मसला है। पहले बताओ थ्योरी रीड करके समझ आई। और मैं बाखुदा कहता हूं, अगर मैं पहले दिन पे ये रीड करवाता ना, पागल हो जाते दिमाग से, बोलते भाई चल क्या रहा है, क्योंकि कुछ समझ नहीं आता। इसकी वर्डिंग का रेप्लिका तुमने प्रैक्टिकल किया हुआ है, तो अब तुम्हें पढ़ के समझ आ रहा है। अच्छा फिर वो बोल रहा है, अब देखो मैं तुम्हें ब्रीफ करता हूं। ऑब्जेक्टिव क्या, आइडेंटिफाई करना है, असेस करना है। अच्छा रिस्क या तो वो हुआ होगा फ्रॉड की वजह से, एरर की वजह से, या तो FS लेवल का होगा। अब आगे देखो क्या करा मैंने, ब्रेक किस तरीके से किया। मैंने कहा ये रिस्क की असेसमेंट मैं कैसे करूंगा, जब मैं अंडरस्टैंड करूंगा एंटिटी को और एनवायरनमेंट को। उसके आगे लिखा हुआ है, इंटरनल कंट्रोल को। मैंने क्या किया, गेम ये की, इस इंटरनल कंट्रोल का अलग से चैप्टर बना दिया। तो अभी रिस्क असेसमेंट सिखा रहा हूं, एंटिटी को समझ के, एनवायरनमेंट को समझ के। इसके बाद बोलूंगा रिस्क एक और तरीके से निकाला जाएगा जब आप समझेंगे इंटरनल वो क्या होता है। अभी वो समस्या है, वो भी देखते हैं। पर क्या ये बात समझ आ रही है, वो कहना ये चाह रहा है इस चैप्टर के अंदर, यू नीड टू आइडेंटिफाई एंड असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। साथ साथ बोलोगे याद हो जाए, यू नीड टू आइडेंटिफाई एंड असेस, असेस भी बोला है, असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर एट और असर्शन लेवल थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी। अब इसके आगे सुनो, एंटिटी एंड एनवायरनमेंट हो गया, फिर देयर बाय के आगे रीड करते हैं। सही है जी, thereby providing a basis for designing and implementing responses। इसका कोई मतलब बताए। रिस्क असेस कर लिया मैंने, नहीं अब सुनो यही तो कनेक्ट करना है। बोल रहा है जब रिस्क असेस कर लिया तुम्हें, तो तुम्हें पता लग गया मसला कहां, और जब तुम्हें पता लग गया कहां मसला हो सकता है, तो तुम रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली करोगे। बात आई समझ। thereby providing a basis, यानी ये मुझे बेसिस प्रोवाइड करती हैं कि मैं ऑडिट किस तरीके से करूं, चेक क्या करूं। अदरवाइज यू कैन नॉट चेक एवरीथिंग इन 3 months। बात आई समझ। तो रिस्क असेस हो गया, तो टारगेट पे पहुंच गए। अब उस टारगेट को चेक करना है ना। लेट से मैंने कहा रिसीवेबल में मसला है, तो क्या रिसीवेबल में मसला, मैं सारे रिसीवेबल्स को चेक करूं या जहां मसला है वहां चेक करूं। दिस इज प्रोवाइडिंग अ बेसिस टू मी फॉर द पर्पज ऑफ डूइंग ऑडिट। बात समझ आई। अब देखो लिखा हुआ तो ये थ्योरी है। मैं तुम्हें पहले दिन पे कह रहा था तुम कहोगे थ्योरी का पेपर। भाई मैं कह रहा हूं थ्योरी का पेपर नहीं है। सवाल ये थोड़ी ना आता है बोलेगा डेफिनेशन लिख के दो। वो तुम्हें सिनेरियो देगा और बोलेगा बताओ इस सिचुएशन के अंदर आपको क्या रिस्क नजर आते हैं। पर देखो वो निकला यहां से। पहले बताओ ये डेफिनेशन समझ आई। दिस इज ओनली ए स्कोप। अब देखो बात सुनो, वो कहता है क्या है, आपने अंडरस्टैंडिंग लेनी है एंटिटी और देखो बराबर में लिखा हुआ है इंटरनल कंट्रोल, उसका चैप्टर 3 है। मैंने उसको अपने हिसाब से ब्रेक किया है।
सही है जी, यानी अभी भी हम रिस्क असेस कर रहे हैं। अच्छा देखो वो बोल क्या रहा है, एंटिटी और एनवायरमेंट के अंदर आप ऑपरेशंस की अंडरस्टैंडिंग लेंगे, क्या गलत लिखा हुआ है कि एंटिटी करती क्या है, ओनरशिप की अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि ओनर्स कौन कौन से हैं, फिर क्या लिखा हुआ है, हाउ इट इज बाय डेट फाइनेंस है या इक्विटी फाइनेंस है, वेरी गुड यार। आगे हाउ इट इज स्ट्रक्चर्ड, ब्रांच बिजनेस है क्या है, वो सारी चीजें, और टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कि कहां कहां इन्वेस्टमेंट की हुई है। अच्छा ये इन्वेस्टमेंट का इसलिए लाजमी है, सुनिएगा, अगर डेट सिक्योरिटीज है तो अब तो FAR 2 में सीख के आए हो आज की क्लास में, जिसने पहले पढ़ा हुआ उसको बखूबी पता है, डेट सिक्योरिटीज है तो आपको रिस्क होगा कि IRR गलत ना निकाला हुआ हो, ऐसा है। अगर डेट सिक्योरिटीज है तो रिस्क होगा, तो ऐसा तो नहीं है कि कुपोन पे अकाउंटिंग करनी, जबकि करनी किस पे चाहिए, IRR पे करनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि वन टाइम इनकम बुक कर ली, वन टाइम एक्सपेंस बुक कर लिया। तो ये सारी चीजें तब पता लगेंगी जब तुम एंटिटी को समझोगे। अब जरा बात समझो, अगला जो प्रोसीजर है वो एनवायरनमेंट है। देखो कहता है एनवायरनमेंट में क्या क्या समझो, इंडस्ट्री को समझो। देखो नीचे क्या लिखा हुआ है इंडस्ट्री के, डिमांड, कैपेसिटी, प्राइस कंपटीशन, सीजनल एक्टिविटी। क्या कोई अनयूजुअल चीज दिखती है? नो सर। पर ये सारी बातें तुम्हें वो प्रैक्टिकल करवा के लाया हूं अभी मैं, तुमने यही चीजें समझी ना, और इसी चीजों को समझने से तुम्हें एक चीज मिली जिसका नाम है रिस्क। अगर तुमने इन चीजों को समझा, कोई रिस्क निकलता तो तुम उसको किससे लिंक करोगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। आगे देखो रेगुलेटर, क्या आप बात समझ आती है? अभी एग्जांपल दी, वो कहता है भाई रेगुलेटेड इंडस्ट्री, न्यू लेजिस्लेशन, टैक्सेशन की एग्जांपल दी थी मैंने, जल्दी बताओ। सुपर टैक्स वाली, कि भाई टैक्स इंक्रीज हो गया, आपको पता ही नहीं है और वो कम बुक करके बैठा हुआ है, आपने ऑडिट कर लिया, जो कि अलाउड नहीं है। तो आप असेस करें उसको, समझें लॉज एंड रेगुलेशन क्या लगते हैं कंपनी के ऊपर। इसके बाद जनरल इकोनॉमिक कंडीशंस, ये क्या है भाई? एक्सचेंज रेट का ऊपर जाना, इन्फ्लेशन आ जाना, करेंसी के चेंजेस, ये सारी चीजें। तो अगर जब तक एक्सपोर्ट पे बैन लग जाना, इंपोर्ट पे बैन लग जाना, ये सारी चीजें वो बोल रहा है जब तुम समझोगे तब तुम्हें इदारे की समझ आएगी, जब इदारे की समझ आएगी तो रिस्क समझ आएगा। दैट इज वाई ओनली यू कैन डू ऑडिट। पहले बताओ बात समझ आई? यानी टेक्निकली अगर आप चाहें तो इसको आप घर पे जाके ये चैप्टर रीड कर सकते हैं, जो कि आपको फुली समझ आएगा। पर ऑल टुगेदर मैं अगर बात कहूं, आप इस समरी को भी देखेंगे तो ये समरी भी आपके लिए क्या है, इनफ है। पहले बताओ जानी बात समझ आई? अच्छा एक बच्चा पूछ रहा है शाजिल कि भाई असर्शन लेवल क्या है, जल्दी बताओ असर्शन लेवल क्या है? किसी लाइन आइटम में एक जगह मसला, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है? पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मसला। अब तक इसको हम रिफाइन भी करेंगे आगे जाके, पर पहले ये बता दो जानी सब एक साथ, क्या इस पे कॉन्फिडेंस आता है कि हमने अप्लाई पहले किया है और हम रीड कर रहे हैं बाद में? सही है जी, यानी आपको ये मैंने आज प्रूफ कर दिया, हमने जो भी अब तक किया है वो यहां से आया है, और हम स्ट्रेटेजी यही रखेंगे, हम पहले रीड करेंगे, अपना काम कर लेंगे, पहले हम समझ लेंगे और फिर उसको रीड करेंगे कहां से? बुक से। और आप चाहें तो उसको स्टडी टेक्स्ट से मैच भी कर सकते हैं, उसमें भी यही बातें लिखी हुई होंगी बट मुश्किल तरीके से मिक्स होंगी। मैंने इसको फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर दिया ताकि आपको ब्रेक करके रीड करने में आसानी हो। भाई बात क्लियर है? चलें जी, आज यहां तक रखते हैं, अगली क्लास